संभाग के बहुत वरिष्ठ नेता श्रद्धेय प्रेम नारायण जी गालव, उनके देहावसान के बाद आज उनकी श्रद्धांजलि सभा है, उसमें शिरकत करने के लिए मैं बारा जाऊंगा। और इसी दौरान इस संभाग मुख्यालय पर खास तौर पर कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए कुछ देर के लिए मैं रुका हूं। लेकिन जो ही आज सुबह अखबार की सुर्खियां देखी, एक बार फिर से दिल दहल गया। आप लोगों के संज्ञान में आ गई होगी कि शाहपुरा के कोटड़ी के नरसिंहपुरा गांव में किस तरीके से एक 14 साल की बालिका को और भट्टी में झोंक दिया गया हो। ये उस समय हुआ है जब सरकार जन सम्मान का वीडियो कंटेस्ट जारी कर रही है, जब सरकार 100 यूनिट बिजली फ्री और 500 के सिलेंडर का ढिंढोरा पीट रही है। दूसरी तरफ वो परिवार जिनके आंसू सूखे नहीं हैं। कितना हृदय विदारक होगा कि एक जिंदा बालिका को पहले गैंगरेप, उसके बाद उसकी हत्या और उसके बाद भट्टी में झोंक देना। मुझे लगता है कि मानवता को शर्मसार करने वाला तो है ही, लेकिन ये पहली घटना नहीं है। इस सरकार के गठन के बाद थानागाजी की गैंगरेप की गूंज सब जगह हुई। ये भी मान लिया गया कि ये समाज की विकृति हो सकती है, लेकिन समाज की विकृति पर शासन का रुतबा किस काम आएगा, उसका इकबाल किस काम आएगा। इसलिए लोगों को एक बार फिर से ध्यान आती होगी कि भूख से बिलखती हुई कोई अबला एम्बुलेंस के संचालक से रोटी मांगती और उसकी असमत ले ली जाती हो। तो क्या अशोक गहलोत के नारे इस तरीके की घटनाओं को रोक पाएंगे? राजस्थान के थानों के बाहर एक पंचलाइन लिखी होती है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। लेकिन 10,92,000 मुकदमे, 17 बलात्कार और 7 हत्याएं क्या इस पंचलाइन को सार्थक करती हैं क्या? और इसलिए किसी आम आदमी के मन में ये वेदना अक्सर उभर आती है कि ये पंचलाइन बदल देनी चाहिए। अपराधियों में हौसला है और आमजन में भय है। यदि ये हौसला नहीं होता तो इस तरीके से ये बलात्कार का सिलसिला जारी नहीं होता। और मुझे लगता है कि सरकार के खिलाफ जितने कारक हैं, जितने मुद्दे हैं जिनकी चर्चा अक्सर होती है, पिछले 4.5 साल की कहानी तो यही कहती है कि मुझे अभी रास्ते में आ रहा था, किसी कार्यकर्ता ने बताया कि कोटा के किसी नौजवान ने अवसाद में आकर आत्महत्या कर ली। उसके परिजनों का आरोप है कि वो बेरोजगारी के कारण और कर्जे के कारण तंग था। ऐसे 2100 नौजवानों ने राजस्थान में आत्महत्या करी है। 28% सर्वाधिक बेरोजगारी और उस पर पेपर लीक का दंश। आप कल्पना करिए, 1.25 करोड़ बच्चों ने परीक्षा दी है। कोई माँ बाप पेट काट कर अपने बच्चे को कोचिंग में भेजता है और परीक्षा केंद्र पर कोई बच्चा पहुंचता तो पता लगता है पेपर लीक हो गया। इस तरीके की अनेकों घटनाएं हैं जिसके कारण अवसाद में आकर उनको जिंदगियां खोनी पड़ी। क्या अशोक गहलोत का कंटेस्ट उनकी ज़िंदगी लौटा पाएगा? राजस्थान की सरकार ये दावा करती है और मुख्यमंत्री जी ने कहा, जन घोषणा पत्र में उल्लेख हुआ, राहुल गांधी के भाषणों में उल्लेख हुआ कि हम 10 दिन में कर्जा माफ़ करेंगे। 17 दिन में 1700 दिन हो गए। इसी तर्ज पर राजस्थान के अनेक किसानों ने आत्महत्याएं की। उसके वीडियोज़ हैं, उनके सुसाइड नोट हैं। और मैं नहीं कह रहा, सरकार ने हमारे इस सवाल के जवाब में कहा है कि 19,422 किसानों की ज़मीनें कुर्क हो गई कर्जे के कारण तंग आकर। जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, ये आपके सामने ही हाथ कंगन को आरसी, क्या मुख्यमंत्री को पब्लिक डोमेन में लोगों ने कहा कि राजस्थान में हमें काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। 2 संस्थाएं हैं, करप्शन सर्वे और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। 78% लोगों को राजस्थान में रिश्वत देनी पड़ती है। और जैसे होटल रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड होता है, उस तर्ज पर अपराध का भी मेन्यू कार्ड, भ्रष्टाचार का मेन्यू कार्ड हो गया कि आप रेट बताइए और काम करवाइए।
किस तरीके से माफियाओं से घिरी हुई है सरकार। खान माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, पेपर लीक माफिया। और मैं नहीं कह रहा, ये भरत सिंह जी की चिट्ठियां कहती हैं, रामनारायण मीणा जी के सदन में कहे गए वक्तव्य कहते हैं, दिव्या मदेरणा खुद स्वास्थ्य व्यवस्था को चुनौती देती हैं, उन्हीं के सरकार के मंत्री। कानून व्यवस्था का जिक्र मैंने किया, भ्रष्टाचार का किया, बेरोजगारी का किया, किसान कर्जा माफी का किया। तो मुझे लगता है कि राजस्थान के अब तक की ये भ्रष्टतम सरकार है। कई बार अक्सर आप देखते हो छोटे गांव में, छोटे घर में पार्ले जी का बिस्किट किसी बच्चे को दीजिए, चेहरे पे मुस्कान आ जाती, इसका मतलब वो पार्ले जी के बिस्किट के लिए तरसता है। लेकिन अशोक गहलोत की सरपरस्ती में सोने के बिस्किट उन्हीं के दफ्तर के पीछे मिलते हैं। इससे बड़ा चमत्कार और जादू नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि अक्सर इसकी चर्चा होती है, लेकिन राजस्थान की आवाम इस समय बिल्कुल ठगी हुई है। राजस्थान में अराजकता का माहौल है, बदहाली का माहौल है। और कल की इस भीलवाड़ा की घटना ने वास्तव में अंदर तक हिला दिया। कभी किसी निर्भया का जिक्र होता था, लेकिन मुझे लगता है कि अब पानी सर से ऊपर गुजर गया। राजस्थान की आवाम सड़कों पर बेशक नहीं दिखती होगी, लेकिन ईवीएम पर उसकी उंगली कांग्रेस के खिलाफ जरूर दिखेगी। धन्यवाद। सर, आपने ये अपनी जोधपुर की तरफ देवी सिंह भाटी जी ने नया मोर्चा अनाउंस कर दिया, मीटिंग चल रही है जोधपुर, उसको लेकर देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और 700 घोषित और अघोषित राजनीतिक संगठन हैं। उसमें भी 70 के लगभग रजिस्टर्ड और एक इस तरीके के स्थापित राजनीतिक संगठन हैं। अपनी बात को कहने का, लोकतांत्रिक तरीके से उस वैचारिक लड़ाई को लड़ने का सबको ही अधिकार है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि देश में अभी द्विध्रुवी राजनीति, और राजस्थान में खास तौर पर अभी तक का जो ट्रैक रहा है 90 के बाद, यहाँ बाईपोलर पॉलिटिक्स रही है, दो ध्रुवी राजनीति रही है और वैचारिक लड़ाई यहाँ होती रही है। इसलिए इसमें जो लोग अपनी मंशा से, विचार से राजनीतिक तौर पर कोई मंच बनाएं, कोई संस्था बनाएं, सबको नैतिक अधिकार है। सर, लाल डायरी के पेज लीक हो रहे हैं, कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी इसके पीछे है। आज बुढ़ा जी के यहाँ पुलिस भी पहुंची है। बुढ़ा जी के देखिए, इस सरकार की वैसे तो मैंने काफ़ी कुछ सारगर्भित तरीके से बातों का इशारा किया है, लेकिन सचिवालय में सोने के बिस्किट, पेपर लीक के बारे में जिस तरीके की घटनाएं हुई और उसके बाद लाल डायरी, अब लाल डायरी के लिए उन्हीं के हमारे ऊपर आरोप तो लगा है, लेकिन जब वो बीएसपी के टिकट पर जीत के आए तो वो खरे थे। उन्होंने संवैधानिक मान्यताओं को दरकिनार करते हुए अशोक गहलोत जी ने उनको मर्ज किया, जिसकी पिटीशन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, हाई कोर्ट में चल रही है। मदन दिलावर जी भी उसका पार्ट थे, शामिल होने में नहीं, पिटीशन लगाने में। लेकिन जब वो सरकार को बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने खुद उनको संकट मोचक का, उनके घर पे गए, उनके बेटे के जन्मदिन पे कहा कि ये नहीं होते तो मेरी सरकार नहीं बचती, ये बीजेपी ने नहीं किया। बीएसपी से मर्ज बीजेपी ने नहीं करवाया। इसलिए कांग्रेस की फितरत है कि मीठा मीठा गप गप और खारा खारा थू थू। अब उन्हीं के मंत्री ने जब सरकार के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में, दुष्कर्म के घटनाओं का उल्लेख करते हुए सदन में जब कहा, उनको बर्खास्त कर दिया। इसका मतलब केवल उनकी बर्खास्तगी प्रमाणित करती है कि उनके पास सरकार के कोई न कोई राज हैं। 3 पन्ने सामने आए हैं, उसमें आरसीए का उल्लेख है, मुख्यमंत्री के बेटे का उल्लेख है। इसलिए मुझे लगता है कि यदि धुआं है तो आग भी पक्की होगी, लेकिन इसका खुलासा प्रमाणिक रूप से कब होगा, ये समय बताएगा। एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की है कांग्रेस ने, बीजेपी की तरफ से चुनावी तैयारियां किस तरह की चल रही हैं? देखिए, यहाँ राजस्थान में हम लोग पिछले काफ़ी अरसे से हम 3 कारक पर काम करते हैं और तीनों का संबंध संगठन से भी है, विचार से भी है और राजनीतिक तैयारी से भी है। हम लोग संगठन, हमारा और संगठनों के मुकाबले धरातल पर पुष्ट है। हम लोग रचनात्मक तरीके से लोगों की सेवा में भरोसा करते हैं। हम नारों में नहीं, सरोकारों में भरोसा करते हैं। और पार्टी ने अनेक मुद्दों पर, मोर्चों ने भी अनेक अवसर पर कानून व्यवस्था को लेकर, बेकारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर प्रखर आंदोलन खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री जी की यहाँ लगातार विजिट है, उन्होंने बहुत सारी परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन किया है। गृह मंत्री जी की विजिट हो गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बराबर विजिट चल रही है। तो पार्टी पूरे तरीके से इलेक्शन मोड में है।
उन्होंने कर दी होगी, लेकिन हमारे यहाँ इसकी आंतरिक तौर पर पार्टी पूरे तरीके से तत्पर और तैयार है। इसलिए मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस जो करे वही हमें करना है, लेकिन हम एकदम तत्पर और तैयार हैं और जीत के इरादे से ही मैदान में उतरेंगे। राजस्थान को आपने महिला अपराध के लिए कहा, मणिपुर में भी तो घटनाएं हो रही है, मणिपुर में निरस्त कर देखिए, किसी भी प्रदेश को किसी भी मामले में तुलना नहीं की जा सकती, और इसलिए मैं यहाँ बात सिर्फ राजस्थान की करूँगा, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, इतने बरसों से लगाव है। इसलिए ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि राजस्थान की सरकार को माफ़ कर दिया जाए। कोटा विकास प्राधिकरण को लेकर विरोध हो रहा है, क्योंकि एमएलए, कांग्रेस के एमएलए विरोध कर रहे हैं। जी देखिए, जो इस तरीके की अथॉरिटी बनती हैं, यूआईटी का गठन होता है, वो शहरों के विकास के लिए होता है अक्सर, क्योंकि जो अर्बन डेवलपमेंट है वो एक अलग पक्ष है, रूरल डेवलपमेंट एक अलग पक्ष है। इसलिए उन्हीं के लोग विरोध कर रहे हैं, ये आश्चर्यजनक है। बिल को भी आनन फानन में शोरगुल में पास कराया। मैं रास्ते में था तो मुझे बूंदी के लोगों ने ज्ञापन दिया है, उनका ऐतराज़ है इस बात पर कि उनको केडीए में शामिल नहीं किया जाए। ये सरकार को तय करना है, पर ऐसे लगता है कि मंत्री जी की हठधर्मिता है, उनके किस तरीके के इंटरेस्ट हैं, किस तरीके के उनके रुचि है, इस बात को खुलासा करना चाहिए। लेकिन इस तरीके के बिल्स पर, इस तरीके के आरोपों पर उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम लोग भी जयपुर में जेडीए है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जेडीए है वहाँ लोगों को रोज़मर्रा के डेवलपमेंट के, रोज़मर्रा के कामकाज में दिक्कत आती है। छोटे से भी शमशान का पट्टा चाहिए, स्कूल का पट्टा चाहिए, खेल मैदान का चाहिए, अस्पताल का चाहिए, या और जो डेवलपमेंट चाहिए वो शहरों के इर्द गिर्द तो केंद्रित हो जाता है, गाँवों को उसका लाभ नहीं मिलता। और इसलिए मैंने देखा कि रामनारायण मीणा जी ने, उन्हीं की पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने इस पर चिट्ठी लिखी है। मुझे लगता है कि शांति धारीवाल जी को इसके बारे में स्पष्टीकरण भी देना चाहिए, और जो जनहित की बात है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन हाउस में इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया बीजेपी ने। ये जब बिल पास हुआ था उस समय लाल डायरी से लेके जो तमाम दूसरे मुद्दे थे, कर्जा माफ़ी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पेपर लीक, इन सब मुद्दों पर हमारा विरोध जारी था। चाहिए ये था कि सरकार को सदन को सुचारू रूप से चलाते हुए इन सारे बिल्स पर डिस्कशन करना चाहिए। कल भी जो कृषक ऋण राहत आयोग है उसके गठन का बिल था, विद्युत विनियामक आयोग का बिल था, दिव्यांग विश्वविद्यालय का बिल था, उसको आनन फानन में ऐसा लग रहा था कि सरकार की जल्दी है, बिल पास हुए और सदन एडजॉर्न हो गया। एक पुणे में एक सवाल ये है, चंबल नदी पर 1200 करोड़ की लागत से सरकार ने रिवर फ्रंट बनाया, कई मंदिरों को, हिंदू मंदिरों को उसमें नेस्त नाबूद कर दिया, दबा दिया, भूमिगत कर दिया। बीजेपी की तरफ से मुंह तक नहीं खोला गया इस मामले में। क्या कर्नाटक चुनाव के बाद मोहभंग हो गया भगवान से बीजेपी का मोहभंग हो नहीं सकता। यहाँ की क्या परिस्थिति है मैंने उसको अभी बातचीत करी नहीं है, लेकिन यदि ऐसा है तो ये कांग्रेस के राज में, और कांग्रेस की वही सरकार है जो राम मंदिर का विरोध करती है, जो राम सेतु का विरोध करती है, और इस तरीके से आस्था के ऊपर विकास का हवाला देके मुझे लगता है कि लोगों की धर्म की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है, ये उन्होंने किया है, तो इसकी सजा वो भुगतेंगे। अच्छा, पिछले दिनों में प्रदर्शन हुआ भाई साहब, आपको भी चोट लगी, लंबा चौड़ा प्रदर्शन किया, आपको पूर्व मुख्यमंत्री उसमें नहीं है, वो पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय है, कुछ कहेंगे क्या उसको? देखिए, नेताओं की उपस्थिति और अनुपस्थिति ये कोई राजनीतिक मुद्दा होता नहीं है। पार्टी के संगठन में इस बात को लेकर कोई गंभीरता नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी परिस्थिति होती है। लेकिन बात यह है कि प्रदर्शन प्रभावी हुआ, और जो संदेश हम लोग राजस्थान को देना चाह रहे थे वो प्रभावी रूप से हम लोग दे पाए।